Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 है, नातेदारी से अभिप्राय है। ए, संरक्त संबंधियों के बीच संबंधों से। बी, विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों से। सी, 3 पीढ़ियों के संबंधियों के बीच संबंधों से। डी, संरक्तता तथा विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों से। तो नातेदारी का यहाँ क्या अभिप्राय है, यह हमें बताना है। तो नातेदारी में हमारे रक्त समूह भी आते हैं, विवाह समूह भी आते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, क्रय द्वारा किया गया विवाह कहलाता है। ए, आर्ष विवाह। बी, पैशाच विवाह। सी, असुर विवाह। डी, राक्षस विवाह। तो आर्ष विवाह क्या होता है, अर्थात एक जोड़ी बैल या गाय देकर कन्या को या कन्या से विवाह करना। पैशाच विवाह क्या होता है, पैशाच विवाह अर्थात मदहोश, जो लड़की होश में नहीं है, लड़की के साथ संबंध बनाने के बाद विवाह करना। तो यह हो जाएगा आपको पैशाच विवाह। असुर विवाह वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को धन देकर विवाह करना, अर्थात वधू मूल्य देकर विवाह करना असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, रोती बिलखती हुई लड़की, रोती बिलखती लड़की को जबरदस्ती से उसके परिवारजन की हत्या करके या अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। तो क्रय कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वधू मूल्य दिया जा रहा है तब जाके विवाह हो रहा है। तो हमारा 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं। ए, मेहर। बी, वधू मूल्य। सी, दहेज। डी, क्षतिपूर्ति। तो यहाँ जो भी चीज़ें हैं वह सभी एक तरीके से आर्थिक क्रिया के रूप में हैं और इन सबको एक से तरह से समझते हैं। क्षतिपूर्ति अर्थात जब हम इसे तलाक के संदर्भ में बात करते हैं तो यह न्यायालय द्वारा जब तलाक दिया जाता है तो यह महिला के भरण पोषण के लिए या महिला की देख रेख के लिए ये क्या है, क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। दहेज यह हिंदू विवाह में होता है और वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है, वर पक्ष को दिया गया गिफ्ट होता है। वधू मूल्य यह आपको जनजातियों में देखने को मिलती है और वधू मूल्य कन्या को न मिलकर वधू के पिता को मिलता है, वधू के पिता को वधू मूल्य दिया जाता है। मेहर में यह मुस्लिम में देखने को मिलता है, यह वर द्वारा वधू को दिया जाता है, वधू को दिया जाता है। अर्थात यहाँ डायरेक्ट लड़की को जो धन या राशि जो मिलती है वो डायरेक्ट लड़की को मिलती है, जिसे हम मेहर कहते हैं। अब आगे समझिए, मेहर क्या है। मेहर लड़का ने लड़की को दिया, लेकिन मेहर भी 4 तरह के होते हैं। एक होता है मेहर आपको निश्चित मेहर। दूसरा होता है आपको तुरंत मेहर।
और तीसरा होता है स्थगित मेहर, स्थगित मेहर, और चौथा होता है उचित मेहर। निश्चित मेहर में यह होता है कि निकाह से पहले ही यह राशि ले ली जाती है, दे दी जाती है। निकाह से पहले ही यह राशि वधू को दे दी जाती है। तुरंत में होता है कि निकाह के बाद या सहवास से पहले यह राशि वधू को दी जाती है। सहवास से पहले अर्थात वधू को अधिकार होता है कि अगर वो मेहर नहीं मिलता है तो वह किसी के साथ संबंध बनाने को मना कर सकती है। स्थगित मेहर वे मेहर होते हैं, वे राशि होती हैं जो स्थगित कर दी जाती है, उस समय के लिए स्थगित कर दी जाती हैं। किसी परिस्थिति में तलाक होने पर यह वापस करनी होती है, तलाक होने की स्थिति में देनी पड़ती है। और उचित मेहर में यह ऐसा होता है कि राशि तो तय नहीं होती, राशि पहले से तय नहीं होती, लेकिन जब तलाक होता है तो उस परिस्थिति के अनुसार उचित समझकर वो मेहर दी जाती है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मेहर कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के, और चारों के क्या हैं। तो इसमें स्थगित मेहर और उचित मेहर जो 2 प्रकार हैं वो क्या हैं, तलाक से संबंधित हैं। तो जो राशि दी जाएगी वो भी क्या है, मेहर के अंतर्गत आती है। तो आंसर हमारा हो गया ए। इस तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। ए, बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, बी, विरोधियों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, सी, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क को रोकने के उद्देश्य से, डी, स्त्रियों की प्रस्थिति के उत्थान हेतु। तो यहाँ परिहार क्या होता है, संबंधों में दूरी बनाए रखने के लिए परिहार का इस्तेमाल किया जाता है। संबंधों में दूरी बनाने के लिए ये दूरी क्यों आवश्यक है, क्योंकि बड़ों को सम्मान के प्रति प्रकट ये नहीं होता है, विरोधियों के प्रति अप्रसन्नता यह भी नहीं है, हाँ, बल्कि कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क को रोकने के उद्देश्य से क्या होता है, संबंधों में दूरी बनाई जाती है। तो 4 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको, सास और दामाद के बीच में परिहार संबंध होता है, ससुर और बहू के बीच में परिहार संबंध होता है, हमारे यहाँ जेठ अर्थात लड़के के बड़े भाई से और जो नई बहू आई होती है उसके बीच परिहार संबंध होता है। तो इस तरह से कुछ संबंधों के बीच में दूरी रखी जाती है जिसे हम परिहार कहते हैं। 4 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है उसकी निम्नलिखित में से कौन सी सही परिभाषा प्रस्तुत करता है। ए, जन्ममूलक परिवार, बी, प्रजननमूलक परिवार, सी, विस्तृत परिवार, डी, संयुक्त परिवार। तो क्या होता है यहाँ, परिवार का निर्माण कैसे हो रहा है, विवाह के बाद हो रहा है, अर्थात जो बच्चे पैदा हो रहे हैं विवाह के बाद जो होता है, जो परिवार निर्माण होता है वो होता है प्रजननमूलक परिवार। इसको किसने बताया, वार्नर ने बताया है। वार्नर ने 2 तरह के परिवार की चर्चा की है, एक प्रजननमूलक परिवार, एक जन्ममूलक परिवार। एक जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और दूसरा फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। जिसमें हम जन्म लेते हैं वो हमारा जन्ममूलक है, जन्म लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा टिक करूँगी तो, जन्म लेते हैं, और प्रजननमूलक परिवार में जन्म देते हैं। जन्म देने से जो जिस परिवार का निर्माण होता है वो प्रजननमूलक परिवार कहलाता है। विस्तृत परिवार वैसा परिवार जिसमें 3 पीढ़ियाँ तो साथ ही रहती हैं, संयुक्त परिवार होता ही उसमें, प्लस अन्य सगे संबंधी रिश्तेदार भी रहते हैं, ये विस्तृत परिवार हो जाता है। संयुक्त परिवार जब 3 पीढ़ियाँ साथ रहती हैं तो यह संयुक्त परिवार की सबसे प्रमुख विशेषता है, साथ रहती हैं। तो इस तरह से हमारा 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है। ए, खरिया, बी, गोंड, सी, कुकी, डी, भील।
तो परिवीक्षा विवाह होती है कुकी में, कुकी जनजाति में परिवीक्षा विवाह होती है। भील में परीक्षण विवाह होता है, परीक्षण विवाह। गोंड में हरण विवाह होता है, हरण विवाह। कुछ अन्य विवाह के स्वरूप भी देख लीजिए। सेवा विवाह, सेवा विवाह यह होता है आपको खासी जनजाति में, खासी और थारू जनजाति में होता है। सहपलायन विवाह, जिसे हम कहते हैं राजी खुशी विवाह, यह हो जनजाति में होता है और कहीं कहीं दिया होता है आंसर में गोंड जनजाति में भी होता है। हठ विवाह, यह हो और बिरहोर जनजाति में होता है। तो इस तरह से विवाह के कुछ स्वरूप हैं जिसको नोट कर लीजिएगा। 6 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ एक तरफ विवाह का स्वरूप है, दूसरी तरफ जनजाति के नाम है। देखिए क्वेश्चन कैसे, उसी जो चीज़ मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया यहाँ। तो इसलिए कहती हूँ कि जो भी मैं लिखवाती हूँ उसे नोट करिए, वो आपके काम आएगा, आपके नोट्स की तरह तैयार होगा और क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ ऑप्शन में हठ विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह और परीक्षा विवाह। तो परीक्षा विवाह हम लोगों ने देखा है कि परीक्षण विवाह किस में होता है, भील जनजाति में पाया जाता है। तो डी का 4 2 जगह है। नेक्स्ट कहते हैं क्रय विवाह, क्रय विवाह नागा में होता है, लेकिन क्रय विवाह वैसे देखा जाए तो यह सभी जनजातियों में मिलता है। वधु मूल्य चुका के जो विवाह की जाती है वो क्रय विवाह के समान ही होता है। सेवा विवाह यह आपको खस जनजाति में देखने को मिलता है। खस के साथ खासी मैंने बताया ही, खासी और थारू जनजाति में भी यह देखने को मिलता है सेवा विवाह। हठ विवाह बिरहोर में मिलता है और हो जनजाति में भी देखने को मिलता है। ए का 1 2 जगह है, बी का 2, सी का 3। तो यहाँ ऐसे ही आंसर मिल गया हमारा बी। 7 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सामाजिक मान्यता प्राप्त परस्पर प्रेम तथा सहपलायन पर आधारित विवाह को जाना जाता है। ए प्रेम विवाह, बी गंधर्व विवाह, सी राजी खुशी विवाह, डी इनमें से सभी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजी खुशी विवाह और सहपलायन विवाह किस में मिलता है, हो जनजाति में देखने को मिलता है। तो सहपलायन यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो सहपलायन का आंसर क्या हो गया हमारा 8 का सी। देखिए एक जगह पढ़ा आपने और उसके किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह यह हिंदू विवाह का अमान्य स्वरूप है, जो आजकल प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह के रूप में जानते हैं। 8 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है। तो जनजातियों से संबंधित बहुत सारे नाम बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो यहाँ इनको पिछड़ा हिंदू कौन कहता है यह हमें बताना है। अगर हम एस.सी. राय की बात करें तो यह प्रभु समुदाय की अवधारणा देते हैं। प्रभु जाति की अवधारणा कौन देते हैं, मैं छोड़ती हूँ, बताइएगा। एस.सी. दुबे प्रभु व्यक्ति की अवधारणा देते हैं। प्रभु गुट की अवधारणा कौन देते हैं, ऑस्कर लेविस देते हैं। प्रभु समूह की अवधारणा कार्टसन महोदय देते हैं। तो अब यहाँ हमारे हट्टन जी आते हैं, ये क्या कहते हैं, जनजातियों को बाहरी जाति या बहिष्कृत जाति कहते हैं और जनजातियों को पिछड़ा हिंदू घुरिये महोदय कहते हैं। तो 9 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। घुरिये महोदय की बात करें तो इन्होंने सातवीकरण का सिद्धांत दिया था, जनजातियों से संबंधित सातवीकरण का सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं कि जातियाँ क्या हैं, इंडो आर्यन ब्राह्मण की शिशु हैं। इंडो आर्यन ब्राह्मणों की शिशु हैं, जाति को यह कहते हैं। और इनकी बात करें
तो यह कहते हैं कि जाति की इन्होंने 6 विशेषताएं बताई हैं। जाति की 6 विशेषताएं बताते हैं। खंस प्रति निरूपेय, खंस प्रति निरूपेय, तो ये 6 तरह की विशेषताएं हैं। आगे क्वेश्चन जैसे आएगा इसके भी बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहाँ 9 का आंसर हमारा हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कौन कारण मानता है? ए हेनरी मैन, बी मार्गन, सी वेस्टरमार्क, डी बेकोफेन। तो यहाँ परिवार की उत्पत्ति का कारण बताना है और वो कौन सा कारण है? यौन साम्यवाद। इसको मानने वाले कौन हैं? शुरू करते हैं कि परिवार की उत्पत्ति के जो पहले कारण है उसको समझ लेते हैं। तो परिवार की उत्पत्ति के आपको पितृसत्तात्मक कारण, पितृसत्तात्मक सिद्धांत वो कौन देते हैं? हेनरी मैन देते हैं। तो हेनरी मैन परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत देते हैं। मार्गन महोदय परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत देते हैं। यौन साम्यवाद का सिद्धांत देते हैं जिसमें कहते हैं कि परिवार की उत्पत्ति 5 स्टेजेस से हुई है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको CPSPM, 5 स्टेजेस, कंसंगेन, पुनर्वान, सिंडेस्मियन, पैट्रियार्कल, मोनोगेमी, 5 तरह के परिवार की उत्पत्ति की ये बात करते हैं। यौन साम्यवाद के साथ साथ यह उद विकास के सिद्धांत को भी समर्थन करते हैं। उद विकास के सिद्धांत को, परिवार की उत्पत्ति के उद विकासीय सिद्धांत को मानते हैं। वेस्टरमार्क की बात करें तो यह एक विवाह का सिद्धांत देते हैं। एक विवाह का सिद्धांत देते हैं। बेकोफन की बात करें तो बेकोफन महोदय भी उद विकासीय सिद्धांत से संबंधित हैं। एक और सिद्धांत इसमें आ जाता है, पितृसत्तात्मक है तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत भी होता है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत, परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत, जिसे बताया है बिफ्राल्ट और समर्थन करते हैं टायलर महोदय। नेक्स्ट बात करें तो परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत जिसमें नाम आता है अरस्तु और प्लेटो का। तो नोट कर लीजिएगा, ये सारी जानकारियाँ आपको काम आ सकती हैं। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। आप समझ गए होंगे कि परिवार की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है उसको मैंने यहाँ नोट कर दिया है। तो यहाँ 10 का आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है? ए रिवर्स, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी इरावती कर्वे, डी मार्गन। तो यहाँ ये एक स्टेटमेंट है, कहते हैं कि नातेदारी को सभी तरह के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत मानते हैं। तो यह कथन है मार्गन महोदय का। तो 11 का हो गया डी। कुछ इससे से ही मिलती जुलती कुछ कथन है, उसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है। इन्होंने यहाँ नातेदारी को और सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत माना है। इरावती कर्वे जाति को सामाजिक संबंधों या नातेदारी का मूल स्रोत माना है, मूल स्रोत माना है। वहीं मैलिनोवस्की की बात करें तो वो कहते हैं कि विवाह ही सभी नातेदारी की मूल स्रोत है या फाउंटेन हेड है, फाउंटेन हेड है। तो सारी जानकारियाँ आप लोगों ने देख ली। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।